बंगाल में कब उतरेंगे यूपी के दो धुरंधर? ममता के लिए ढाल बनेंगे अखिलेश तो योगी का बुलडोजर ढहाएगा टीएमसी का किला, या फिर उत्तर बंगाल का एम फैक्टर तय करेगा सत्ता का रुख। असम में 10 साल से बीजेपी की सरकार, क्या इस बार मिलेगी कुर्सी या फिर मिलेगी हार? 2024 चुनाव के बाद क्या मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी के सामने योगी आदित्यनाथ मजबूरी बन गए हैं या फिर जरूरी बन गए? योगी आदित्यनाथ के सामने क्या चुनौतियां हैं या फिर वो खुद किसी के लिए चुनौती बन गए हैं? तो चलिए समझ लेते हैं पूरा गुड़ा गणित। सबसे पहले नजर डालेंगे योगी आदित्यनाथ के विरोध से बीजेपी का स्टार प्रचारक बनने तक के सफर पर। नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बाद संभवतः योगी आदित्यनाथ की ही पहचान है, जिन्होंने बीते चुनाव में कई राज्यों में जाकर प्रचार किया और बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शुरुआती नामों में से सबसे पहले योगी आदित्यनाथ का नाम आता रहा है। मगर बीजेपी में योगी की बनी इस जगह की शुरुआत एक बगावत से हुई थी। तो चलिए हम कुछ साल पीछे चलते हैं। काला चश्मा, टाइट कपड़े और एक अलग अंदाज। अजय सिंह वेस्ट यानी योगी आदित्यनाथ के कॉलेज के दिनों में शरद प्रधान और अतुल चंद्रा अपनी किताब योगी आदित्यनाथ में लिखते हैं, अजय सिंह वेस्ट के एक जीजा चाहते थे कि वो एक वामपंथी पार्टी के स्टूडेंट विंग से जुड़कर रहे, लेकिन अजय एबीवीपी से जुड़े। खूब मेहनत की, मगर जब चुनाव हुए तो अजय को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। वही वक्त था जब योगी आदित्यनाथ ने विरोध किया और यही से पहली विरोध की चिंगारी देखने को मिली। अजय विष्ट और योगी आदित्यनाथ एबीवीपी के खिलाफ ही निर्दलीय चुनाव लड़ गए, मगर उनको जीत हासिल नहीं हुई। ये योगी आदित्यनाथ की चुनावी राजनीति की पहली और इकलौती हार थी। उसके बाद से कभी भी योगी आदित्यनाथ चुनाव नहीं हारे। 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बनने से लेकर दूसरी बार यूपी का मुख्यमंत्री बनने तक योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव कभी हारे ही नहीं। और हां, अगर कभी पार्टी के भीतर ही योगी की बात ना सुनी जाए तो इसका असर चुनावी नतीजों में देखने को मिला है। जानकारों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ का बीजेपी में रहते हुए पार्टी में नेताओं से टकराव रहा। वो अपने लोगों की सूची नेतृत्व के सामने रखकर टिकट की मांग करते। कई बार योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के खिलाफ भी बागी उम्मीदवारों को खड़ा किया और प्रचार भी जमकर किया, मगर वक्त के साथ योगी का रुख बदला और नर्म हुआ। योगी बनाम बीजेपी के बड़े नेताओं का यही टकराव लोकसभा चुनाव के नतीजों में साफ देखने को मिला। एक बार इस टकराव की बात दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मई 2024 में कही थी। एक चुनावी जनसभा के दौरान केजरीवाल ने दावा पेश किया कि अगर ये चुनाव बीजेपी जीत जाती है तो मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बीजेपी के लोग बदल देंगे, योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म कर देंगे, उनको निपटा देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। योगी बीजेपी के लिए जरूरी से ज्यादा धीरे धीरे कर मजबूरी बन गए। वजह 2024 के बाद जितने भी राज्यों में चुनाव हुए, वहां पर जिन जिन सीटों पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी को प्रचारक के तौर पर चुनावी जनसभा में उतारा, उन सीटों पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित रही और बड़े अंतर से विरोधियों को पटखनी दी। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो बिहार चुनाव में सहरसा दानापुर की सीट पर जब मुख्यमंत्री ने चुनाव प्रचार किया तो वहां पर लोगों में जोश देखने को ही बन रहा था और यही वजह है कि बिहार में बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है। अब बारी है उन 5 राज्यों की जहां पर इस साल यानी 2026 में चुनाव होने वाले हैं और उनमें सबसे अहम है असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु।
सबसे पहले हम समझ लेते हैं पश्चिम बंगाल के समीकरण को। तो यहां पर टोटल 294 सीटें हैं, जिनमें से जब 2021 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो 215 सीटें टीएमसी के पास थी और 77 सीटों पर बीजेपी को संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस शून्य पर थी, वाम भी शून्य पर थी, वहीं अन्य के खाते में 2 सीटें गई। अब समझना यह भी है कि इस बार बंगाल चुनाव में बीजेपी कौन सा नया दांव खेलकर सत्ता पर काबिज होना चाहेगी। तो यह है कि जिन सीटों पर बीजेपी पहले से मजबूत नहीं है वहां पर एक अलग फैक्टर, तो जिन सीटों पर बीजेपी पहले से मजबूत है वहां पर सॉफ्ट तरीके से वो चुनाव प्रचार करती नजर आ रही है। लेकिन जिन सीटों पर लग रहा है कि टीएमसी उसको कड़ी टक्कर दे रही है वहां पर बीजेपी भी एक नई प्लानिंग के साथ चुनावी प्रचार में उतर चुकी है। अगर देखा जाए तो उदाहरण के तौर पर भवानीपुर सीट, जहां पर शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। साथ ही इस सीट पर अपने हाथ मजबूत करने के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह वहां पर प्रचार प्रसार करते नजर आए। उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बदलाव जरूर आएगा, लेकिन क्या भवानीपुर में भी बदलाव लोग चाहते हैं या नहीं। गृह मंत्री के इस बयान से यह तो साफ जाहिर है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर हार नहीं मानना चाहती और इसी वजह से अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक बनकर हिंदुत्व और सुशासन के मुद्दे पर ममता को घेरने की तैयारी में है। कहा यह भी जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में जब जब चुनाव का बिगुल बजता है तब तब उत्तर प्रदेश की सियासत की धमक कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी तक सुनाई देती है। 2026 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर यूपी के धुरंधर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर वाला अंदाज टीएमसी के किलों को ढहाने की पूरी कोशिश करता नजर आएगा। वहीं अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ प्रथम चरण के मतदान यानी 23 अप्रैल से पहले मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर बंगाल के इलाके में ताबड़तोड़ रैलियां करते नजर आएंगे। बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर योगी का मुख्य एजेंडा हिंदुत्व, घुसपैठ और कानून व्यवस्था होगा। वो अपनी सभाओं में अक्सर यूपी के सुशासन मॉडल का जिक्र करते हैं और ममता सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाकर सीधे तौर पर हमला भी बोलते देखे जाते हैं। और सबसे अहम हो जाता है यहां पर जनता और यहां के सीट समीकरण पर। यहां की जनता सीटों को कैसे देखती है, किस तरीके से पार्टियों को अपना जनमत देती है और कितने सीटें किसके खाते में जाती रही हैं। वर्ष 2021 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने हरिश्चंद्रपुर, मालतीपुर, रतुआ और तमाम ऐसे शहर थे, तमाम ऐसी विधानसभा सीटें थी जहां पर जीत हासिल की, जबकि भाजपा इंग्लिश बाजार, ओल्ड मालदा और हबीबपुर सीट पर जीत हासिल कर चुकी है। वहीं उत्तर दिनाजपुर जिले की अगर बात की जाए तो कांग्रेस और वामो यहां भी शून्य रही, जबकि तृणमूल कांग्रेस 9 में से 8 सीटों पर जीत हासिल करती देखी गई थी और एक सीट पर भाजपा का कब्जा रहा। पूरे उत्तर बंगाल की अगर बात करें तो 54 सीटों में से 24 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती। वहीं अगर कबीर और अवैसी ने झटका दिया तो संख्या बढ़ने के बजाय यहां पर तृणमूल कांग्रेस के लिए खतरा बढ़ सकता है और सीटें घट सकती हैं। तो इसका सीधा फायदा जो होगा वो बीजेपी को होगा। बीजेपी बढ़त बनाने के लिए किसी भी तरीके का दांव पेच खेल सकती है। तो चलिए इस पूरे सफर को आगे बढ़ाते हुए हम रुख करते हैं असम की तरफ। असम की ओर चलते हैं जहां 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन की राज्य में 126 सीटों में से 75 सीटों पर जीत देखने को मिली। इनमें से 60 सीटें अकेले बीजेपी के खाते में आई और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन महाजोत की इस चुनाव में 50 सीटों पर ही संतोष करते देखा गया।
इनमें से कांग्रेस को 29, बदरुद्दीन अजमल की AIUDF की 16 सीटों पर जीत देखी गई। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में एनडीए राज्य में अपनी सत्ता बरकरार रखने की पूरी कोशिश करते नजर आ रही है। हालांकि 10 साल के शासन के बाद जो अशांति और सत्ता विरोधी लहर पैदा हुई, वो भी एक बड़ी चुनौती है। इन्हीं चुनौतियों को तोड़ने के लिए बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ को फायर ब्रांड नेता के तौर पर असम में चुनावी जनसभा के लिए चुना गया है और सीएम योगी ने अपने अंदाज में जनता को संबोधित भी किया और बारपेटा में पहली बार सभा में कांग्रेस के साथ यूडीएफ पर जमकर हमला बोला, गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और यूडीएफ ने इस पवित्र धरती पर घुसपैठियों और दंगाइयों को ठिकाना दिया, घर बनवाया, उनको यहां पर बसाया है, जिससे कि यहां का माहौल खराब होता रहा। हम अब कांग्रेस और यूडीएफ की साजिश को पूरी तरह सफल नहीं होने देंगे। वहीं अगर बात की जाए उनके दूसरी सभा की, तो दूसरी सभा उनकी बारशाला में है। तो चलिए अब जरा दोनों ही सीटों के समीकरण को भी समझ लेते हैं। बारपेटा, गीलापाड़ा जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बांग्लादेश की सीमाएं जुड़ती हैं। यहाँ पहचान की राजनीति ज्यादा हावी रहती है, साथ ही घुसपैठियों का भी खतरा काफी रहता है। इस क्षेत्र में कांग्रेस और AIUDF का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन भाजपा भी कड़ी टक्कर देने के मूड में नजर आ रही है। 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में AIUDF को असम में 16 सीटें मिली थी, जिनमें से अधिकांश यहीं से मिली थी। वहीं अगर बात की जाए बारशाला की, तो 2026 के असम विधानसभा चुनाव में बारशाला विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। बारशाला में कांग्रेस ने यहां रिपुन बोरा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने रितु बरन को मौका दिया है, जबकि यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल की तरफ से बाजूराम को चुनावी मैदान में उतारा है। बाजूराम चुनावी ताल ठोकते देखे जा रहे हैं। तीनों उम्मीदवारों के बीच अब कड़ी टक्कर मानी जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर यहां पर चुनावी समीकरण बिगड़ा तो हो सकता है बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल हो। अब जरा नजर डाल लेते हैं बारशाला विधानसभा सीट के इतिहास पर भी। ये सीट 1957 में अस्तित्व में आई। 1957 से 1967 तक इस सीट का प्रतिनिधित्व कांग्रेस नेता मोहिकांता दास ने किया था। पार्टी ने कुछ समय के लिए इस सीट पर अपनी पकड़ खो दी, लेकिन 1991 के विधानसभा चुनाव में खुद पाराजुले ने इस पर फिर से जीत हासिल की। 1996 में कांग्रेस ये सीट असमगढ़ परिषद से हार गई, लेकिन 2001 में इसी सीट पर फिर से जीत कांग्रेस ने हासिल की। 2001 से 2016 तक कांग्रेस ने बारशाला पर फिर से अपना नियंत्रण जमा कर रखा। इस दौरान पार्टी नेता टंका बहादुर राय ने इसका प्रतिनिधित्व किया। वहीं यह भी जानना जरूरी है कि पिछले चुनाव में यहां पर क्या कुछ गुड़ा गणित रहा है। तो 2016 के विधानसभा चुनाव में भगवा का ऐसा जादू चला कि बारशाला की सीट में कांग्रेस के हाथ जीत नहीं लगी और ये जीत बीजेपी के खाते में गई। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेता गणेश कुमार लिंबू ने टंका बहादुर राय को लगभग 23,000 वोटों से मात देते देखा गया। जहां लिंबू को 53,912 वोट मिले, वहीं राय की 30,230 वोटों पर ही हिसाब किताब सिमटता भी देखने को मिला था। 2021 की अगर बात की जाए तो चुनावों में भी लिंबू ने इस सीट पर अपना प्रभुत्व जमाए रखा और जीत हासिल की और कांग्रेस उम्मीदवार राम प्रसाद शर्मा को लगभग 17,000 वोटों से मात दी। इतना सब कुछ देखने के बाद और सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि क्यों इन दोनों सीटों पर बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के तौर पर ही चुना है। एक तो ये कि बारशाला सीट को
गंवाना बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी और दूसरा, बरपेटा में पहचान की राजनीति को पूरी तरह खत्म करना है। बस इसी मिशन के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असम की कमान संभाली है। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि इन दोनों सीटों पर चुनावी नतीजे क्या होंगे। क्या ये कांग्रेस के खाते में जाएंगी सीटें या फिर बीजेपी इन पर अपना प्रभुत्व जमा सकेगी या फिर यूं कहें कि सत्ता काबिज कर सकेगी।